नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने और इनके पीछे का क्या है एजेंडा, हम अगले 1 घंटे में इन सब पर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है जिस पर एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। इस विषय पर भी हम आपको विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही साथ किन पार्टियों में मचा हुआ है टिकटों को लेकर घमासान, इससे जुड़े होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हरीश साल्वे समेत देश भर के 600 से ज्यादा वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी। न्यायपालिका पर सवाल उठाने पर जताई चिंता, कहा एक विशेष समूह बना रहा है दबाव। शराब नीति घोटाले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। ईडी ने मांगी 7 और दिनों की रिमांड। केजरीवाल ने अदालत में पूछा, मुझे क्यों किया गया गिरफ्तार। ईडी ने कहा, गिरफ्तारी का अधिकार भी और पर्याप्त आधार भी। केजरीवाल भी हैं आम आदमी। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद बीजेपी नेता वरुण गांधी ने लिखा पत्र, अंतिम सांस तक खत्म नहीं होगा पीलीभीत से रिश्ता। वहीं अमेठी रायबरेली में कांग्रेस उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पर गहराया संकट। उद्धव ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशी घोषित करने से शरद पवार और कांग्रेस नाराज। उधर महायुति में भी आज सीटों का हो सकता है ऐलान। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। आज दरअसल उनकी ईडी की रिमांड जो थी वो समाप्त हो रही थी और उसके बाद उनकी आज ईडी की रिमांड जो समाप्त हुई उसके बाद ईडी ने उनको राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। 7 और दिनों की उनकी रिमांड मांगी है। साथ ही साथ हम आपको तमाम अपडेट्स हैं जिसको हम आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपना केस आज ईडी की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज उन्होंने रखा और अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। ईडी की इस गिरफ्तारी पर तमाम सवाल उन्होंने उठाए। इसको लेकर के हम जो तमाम सवाल और जवाब हैं वो आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने क्या कुछ कहा। आज हाईकोर्ट ने भी माना है कि ये अरेस्ट गैर कानूनी हो सकता है और इसी कारण से हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस दिया है। और बहुत स्पष्ट तौर से आप देखेंगे कि पैरा 15 में हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को उठाया है, इस अरेस्ट की लीगैलिटी को। क्या ये अरेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? क्या ये अरेस्ट इलेक्शन को और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? तो हम हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। और इस पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आतिशी मार्लिना को जवाब देते हुए कहा कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। आतिशी जी को तो दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल को रिहा न करने का भी स्वागत करना चाहिए। डूबते हुए को तिनके का सहारा, आतिशी जी को तो इसको भी वेलकम करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी। आतिशी जी को ये भी वेलकम करना चाहिए कि आज हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रिहा नहीं किया जो उनकी मांग थी। आतिशी जी को ये भी वेलकम करना चाहिए कि संजय सिंह को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। आतिशी जी को ये भी वेलकम करना चाहिए कि कोई भी केस शराब घोटाले को लेकर या समन आज तक कोर्ट ने क्वॉश नहीं किया है। और हम इस खबर की बात बताएं आपको क्योंकि आज जिस तरह से दिल्ली के बढ़ते तापमान की तरह ही केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी सियासत गर्म है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत पे थे वो पिछले 7 दिनों से और उसके बाद आज उनको अदालत में पेश किया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया। तो यह कार्रवाई लगातार वहां पर जारी है। इससे जुड़े हुए अपडेट्स भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। केजरीवाल की ईडी रिमांड आज पूरी हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल को
पेश किया गया। उन्होंने आज अपना पक्ष स्वयं रखा। आम आदमी पार्टी की तरफ से शराब घोटाले को लेकर अदालत में बड़ा खुलासा करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन यह खुलासा कहीं पर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने वही सारी बातें आज अदालत में कही जो पहले से लोगों की जानकारी में थी और आम आदमी पार्टी जिस पर बात करती रही है। ईडी ने अदालत में आरोप लगाया कि केजरीवाल सवालों के जवाब सीधे तौर पर नहीं दे रहे हैं, अपने फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं केजरीवाल, ये अदालत को बताया। और यह कार्रवाई अभी दरअसल जारी इस लिहाज से भी है कि अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी है और पूरी बहस के बाद ईडी जो कोर्ट है उसने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट की इजाजत लेकर केजरीवाल ने खुद अपने बचाव में तर्क पेश किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2 साल से यह केस चल रहा है, मुझे न किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और न ही आरोप तय हुए हैं, उसके बावजूद मुझे गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि ये बातें लिखित में दे सकते हैं, कोर्ट इसे रिकॉर्ड पर लेगा। केजरीवाल ने ईडी की जांच पर सवाल उठाए, पूछा घोटाले के पैसे आखिर कहां गए, और ईडी ने इसका जवाब भी दिया। ईडी ने कहा कि जो पूरी मनी ट्रेल है वो गोवा में जो चुनाव में पैसे इस्तेमाल किए गए वो उनके पास ट्रेल मौजूद है। केजरीवाल ने पूछा मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, तो इस पर ईडी की ओर से जब बहस हुई तो उसकी तरफ से जवाब दिया गया कि गिरफ्तारी का ईडी को अधिकार भी था और पर्याप्त आधार भी है, और एक आम आदमी ही हैं अरविंद केजरीवाल, सीएम होने से उनको कोई अलग प्रोटोकॉल नहीं मिलता। केजरीवाल के रिमांड को लेकर राउजबरी कोर्ट में दरअसल ये बहस पूरी हो चुकी है और जो इस मामले में को अदालत ने सुरक्षित रखा है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया। दूसरे गवाहों के साथ केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करना चाहती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी ने अब गोवा आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को समन भेजा है। गोवा आप के अध्यक्ष अमित पालेकर को भी एजेंसी ने समन भेजा है। आज पेशी के लिए बुलाया गया है इन सभी नेताओं को, इन सभी 4 नेताओं को आज बुलाया गया है। ईडी ने रामाराव वाघ, दत्ता प्रसाद नाइक और अशोक नाइक को समन भेजा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विकास सारथी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से, और थोड़ी देर में हम नीरज के साथ भी जुड़ेंगे जो आम आदमी पार्टी को के जो 4 नेताओं को गोवा के जिन नेताओं को समन भेजा गया है उस विषय पर भी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल विकास सारथी के साथ जुड़ते हैं। विकास, आप कोर्ट की पूरी जो कार्रवाई हुई आज बेहद दिलचस्प रही। अरविंद केजरीवाल ने स्वयं अपना पक्ष भी आज रखा और जिस खुलासे की बात बड़े जोर शोर से कही जा रही थी वो तो कहीं सामने आया नहीं। बिल्कुल निखिल, यहाँ पर कोर्ट से उन्होंने अनुमति मांगी अरविंद केजरीवाल ने बहस करने की, कोर्ट ने उनको अनुमति दी। कुछ उन्होंने 5-10 मिनट अपनी बात रखी और वही आप जो बातें पब्लिक फोरम पे पहले से कही जा रही हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि ईडी जहां पर कार्रवाई की जानी चाहिए वहां कार्रवाई नहीं कर रही और एक राजनीतिक लड़ाई में ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह के आरोप जो पब्लिक फोरम पे हैं वही कोर्ट में लगे और इसका ईडी ने कड़ा विरोध भी किया। ईडी ने कहा कि जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं खास तौर से जो अप्रूवर्स की मंशा पर सवाल उठाना है या ये कहना कि अप्रूवर्स के साथ एक क्विड प्रो को किया है ईडी ने कि उनको किसी मामले में राहत दे दी है और उसके बदले अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं, ये पूरी तरह से गलत है, सरासर गलत है। जो अप्रूवर्स हैं उनके बयान साफ इशारा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक की कॉन्स्पिरेटर हैं, ईडी हमेशा से ये कहती रही है। दूसरा, इस बहस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि वो रिमांड का विरोध नहीं करेंगे, जितने भी दिन के लिए ईडी रिमांड मांग रही है कोर्ट से वो उसके लिए उसको बिल्कुल अपोज नहीं कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ईडी को जिन मामलों में और जांच करनी चाहिए उनमें जांच ना करके वो केवल आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। तो ईडी की मंशा पर सवाल उठाने की कोशिश की गई कोर्ट के अंदर। दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना और उसके बाद अभी ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। और जहां तक रिमांड की बात है, ऐसे में निखिल, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल या उनके वकील की तरफ से रिमांड एक्सटेंड करने का कोई विरोध नहीं किया गया है, तो रिमांड एक्सटेंड होगी। 7 दिनों की रिमांड फिर मिल सकती है ईडी को और आगे पूछताछ जारी रहेगी। एक बात और निखिल की कोर्ट ने ये माफ कीजिएगा, ईडी ने ये कहा कि वो अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कुछ व्यक्तियों से कराना चाहती है, खास तौर से जैसा भी आप बता रहे थे कि गोवा के आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को
समन किया गया है, क्या उनमें से किसी से आमना सामना ईडी करवाएगी, इस बात की भी संभावना है, क्योंकि ईडी ने कहा कि किसी खास व्यक्ति से ईडी अरविंद केजरीवाल का आमना सामना करवा करके उनके बयान दर्ज करना चाहती है। तो ये भी बताया गया ईडी की तरफ से कि उन्होंने बयान तो दिए हैं, दर्ज भी किए हैं ईडी ने ये बयान, लेकिन वो लगातार कहीं ना कहीं बचना चाह रहे हैं जवाबों से, सीधे सीधे किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि ईडी को फर्दर कस्टडी की और जरूरत है। जी, तमाम सारे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए उसको लेकर के भी समझना चाहेंगे। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो तमाम सारे बयान या तमाम सारे जो कागजात उन्होंने कहा कि ईडी के दफ्तर में है वो मेरे पक्ष में है, इस पर भी ईडी का बयान जवाब आया। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया है, मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है, इस पर भी जवाब आया। किस तरह की जो एक तरह से कहना चाहिए बहस है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। केजरीवाल की तरफ से ये भी कहा गया कि खासतौर से जो अप्रूवर हैं उन्होंने कई बार बयान दिए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों को, तो उसमें से केवल उन बयानों को कोर्ट को बताया गया जिसमें उनके खिलाफ बयानबाजी हुई है। उससे पहले अगर किसी अप्रूवर ने 3 बार 4 बार बयान दिए हैं तो उनको कोर्ट के जो कागजात हैं उसमें शामिल नहीं किया गया है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ईडी के पास हैं जिनसे ये साबित होता है कि ये पूरी तरह से इसमें कोई एविडेंस नहीं है जो इन्वेस्टिगेशन ईडी कर रही है, और ये सारे दस्तावेज उनके फेवर में हैं, लेकिन इनको पार्ट नहीं बनाया गया है केस डायरी का। ईडी की तरफ से कहा गया कि ये तमाम मनगढ़ंत बातें हैं, वो एक सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ईडी के पास कौन से कागजात हैं, किस अप्रूवर ने क्या बयान दिया है, आखिर अरविंद केजरीवाल कैसे जानते हैं जो वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं। और कहीं ना कहीं वो मीडिया के जरिए पब्लिक में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जिनका कोई आधार नहीं है, ये तथ्यहीन है। जी, एक बात और जो जहन में उठती है, जिस बात की बात सुनीता केजरीवाल कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल एक बड़ा बयान देंगे अदालत में आकर और वो पूरा शराब घोटाले को लेकर के खुलासा करेंगे, वो कुछ खुलासा दिखा नहीं। जी देखिए, खुलासे के नाम पे निखिल यहाँ पे ये हुआ कि शरद रेड्डी जो अप्रूवर बन गए हैं अभी ईडी के इस मामले में, उनके ऊपर सवाल उठाए गए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच होनी चाहिए। ये क्विड प्रो को का मामला है जिसमें उनको राहत दे दी गई, इसीलिए राहत दी गई, उनको अप्रूवर बनाया गया ताकि केजरीवाल को फ्रेम किया जा सके। यही सारी बातें यहाँ पर, हालांकि ये बात तो पहले भी आम आदमी पार्टी उठाती रही है, हम पहले से भी। जी बिल्कुल निखिल, मैं वही कह रहा था कि ये बातें पब्लिक फोरम पे लगातार आपके नेता कार्यकर्ता उठाते रहे हैं। वही बात आज खुद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कही। कोई बहुत ज्यादा नए फैक्ट्स के साथ वो नहीं आए थे। यही आरोप था कि शरद रेड्डी का इस्तेमाल किया गया है पूरी तरह से केजरीवाल को फ्रेम करने के लिए, और उनके खिलाफ जो जांच होनी चाहिए वो जांच ईडी नहीं कर रही है। जी 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 नीरज, जब ये बात होती है कि गोवा के 4 बड़े नेताओं को, आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं को समन दिया गया है, ये माना जा रहा है कि आमने सामने बैठाकर केजरीवाल के साथ क्वेश्चनिंग करना चाहती है ईडी। किस तरह से जांच को आगे बढ़ा रही है ईडी? देखिए, बिल्कुल क्वेश्चनिंग करना चाहती है, और जिस बड़े गवाह की भी बात चल रही है, हो सकता है कि कविता के साथ आमने सामने बैठाकर भी अरविंद केजरीवाल से जो पूछताछ है वो प्रवर्तन निदेशालय कर सकता है। क्योंकि आप देखे हैं कि जो साउथ लॉबी का 100 करोड़ जो रुपया है उसकी जो चेन है वो ईडी ने बताई है कि किस तरीके से गोवा के इलेक्शन में उस पैसे का प्रयोग किया गया। इसी के बाद आप देखें कि गोवा के जो इलेक्शन में खासतौर से जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष है, उनको भी सम्मान किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जो पणजी में ईडी का जो मुख्यालय है वहां पर भी पहुंचे हैं, उनसे जो पूछताछ है वो चल रही है। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा, और बार बार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, फोन का पासवर्ड नहीं बता रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि जो व्यक्ति अपने फोन का इस्तेमाल करता है, वो फोन से बात करता है, मैसेज करता है, ट्वीट करता है, उस फोन का पासवर्ड उस व्यक्ति के पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये ईडी के सवालों के जवाब इस तरीके से नहीं दे रहे हैं। ईडी बार बार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब ईडी की पूरी कोशिश यही है कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो कोर्ट से मांगे, और रिमांड लेने के बाद जो लोग इस पूरे घोटाले में शामिल हैं, चाहे वो साउथ लॉबी की बात करें, कविता की बात करें, जो इनके गोवा का जो कैडर है खासतौर से जिन्होंने इलेक्शन में बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि साउथ से जो पैसा पहुंचा था, साउथ लॉबी का जो 100 करोड़ की जो रकम पहुंची थी, वो गोवा में ही उसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग है
वो किया गया था। इसके अलावा इनके तमाम जो नेता हैं, चाहे हम विजय नायर की बात करें, उसके पास तक ये पैसा है वो पहुंचा था। इसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके मार्फत ही इस पैसे को गोवा इलेक्शन में प्रयोग किया गया था। तो इस लिहाज से प्रवर्तन निदेशालय चाहेगा कि अरविंद केजरीवाल की जो रिमांड है वो 7 दिन की उनको रिमांड और मिले, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके, ताकि उन सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल से दिए जा सकें जिन सवालों के जवाब देने में अरविंद केजरीवाल ईडी को गुमराह कर रहे हैं। निखिल जी बिल्कुल। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि किस तरह से ईडी इस जांच को अब आगे बढ़ाती है, क्योंकि गोवा के जिन 4 नेताओं को समन किया गया है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और बेहद महत्वपूर्ण ये भी देखना होगा कि क्या कुछ फैसला, हालांकि विकास कह रहे हैं कि चूंकि रिमांड का विरोध नहीं किया गया है, इसलिए उम्मीद है कि ईडी को रिमांड आगे भी मिलेगी अरविंद केजरीवाल की। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ निकलता है ईडी की कोर्ट से। बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, विकास और नीरज। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बात करें माई वे और हाई वे यानी कि दबाव वाली नीति की, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। क्या लड्डू, हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है कि लगभग 600 सीनियर एडवोकेट्स और सीनियर एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है और लिखा है कि दबाव वाली जो नीति है उससे उस पर उसको प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए और उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। माई वे और हाईवे नहीं चलेगा। राजनीतिक एजेंडे के आधार पर कोर्ट के फैसले की आलोचना या तारीफ, इस पर देश के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो उन्होंने अपनी जो नाराजगी है वो जताई है, ये कहा जाए, या असहमति जताई है। राजनीतिक एजेंडे के आधार पर ये जो असहमति है उसको गलत ठहराया है। देश के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के ग्रुप ने माई वे और हाई वे वाली रणनीति की निंदा की है। किसी राजनीतिक दल का नाम तो नहीं लिया है इस चिट्ठी में, लेकिन 600 से अधिक वरिष्ठ एडवोकेट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये चिट्ठी लिखी है। न्यायपालिका पर एक खास ग्रुप के दबाव बनाने का आरोप लगाया है। और चिट्ठी में कहा गया है कि इस तरह की कोशिशें न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को लेकर बड़ा खतरा है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे के साथ एक बड़े ग्रुप ने यह कहा है कि पॉलिटिकल एजेंडे पर अदालती फैसले की प्रशंसा और निंदा होती है। जो फैसले की निंदा और प्रशंसा है वो उसका आधार पॉलिटिकल एजेंडा होता है। आरोप है कि नेता किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, फिर अदालत में उनका बचाव भी करते हैं। फैसला उनके पसंद का अगर ना मिला तो मीडिया के जरिए अदालत की आलोचना करते हैं। – 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक खास ग्रुप की सक्रियता बढ़ी दिखाई दी थी। एक बार फिर ठीक वैसे ही सरगर्मियां तेज होने का आरोप इस पत्र के जरिए लगाया गया है। 2024 के अब चुनाव जारी हैं। वरिष्ठ एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट से छिपे हुए हमले के खिलाफ बोलने की जरूरत बताई है।
हमारी अदालतें देश के लोकतंत्र के स्तंभ के रूप में हैं। इन सोचे समझे हमलों से बचने की जरूरत है। तो इस पूरे प्रकरण पर वरिष्ठ अधिवक्ता मनन मिश्रा का कहना है कि न्यायपालिका के बारे में झूठी कहानियों का प्रचार किया जा रहा है, जिसका मकसद वर्तमान कार्यवाही को बदनाम करना और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करना है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जुडिशरी पर, हमारे ऑनरेबल जजेज पर प्रेशर डालना और अपने ढंग का, अपने मन मुताबिक आदेश चाहते हैं लोग। जब करप्शन में इन्वॉल्व किसी एक्यूज्ड को रिलीफ नहीं मिलता है न्यायपालिका से, तो उस पर एक प्रेशर टैक्टिस करके, इस ढंग का सोशल मीडिया का उपयोग करके, दुरुपयोग करके, और इन लोगों ने प्रयास ये चाहा है कि जुडिशरी पर हम दबाव डाल के अपने मन मुताबिक ऑर्डर ले लें। तो दबाव बनाकर जुडिशरी पर अपने मन माफिक ऑर्डर ले लें, ये कहना है मनन मिश्रा का है, और कहा है कि इस तरह से बदनाम करना बेहद गलत है। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा, आइए ये भी सुन लेते हैं। जो लोग दबाव बनाते हैं न्यायपालिका पे, न्यायाधीशों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं बिना प्रमाण के, ये चिंताजनक है। मैं समझता हूं सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, ये खासकर अनर्गल बयान करना, न्यायपालिका को कमजोर करना, और राहुल गांधी जैसे नेता कह देते हैं कि न्यायपालिका को एक और दो व्यक्ति चला रहे हैं। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में इस तरह के अनर्गल बयानों का, दबाव बनाने का कोई स्थान नहीं है। तो लोकतंत्र में अनर्गल बयानों के जरिए दबाव बनाने का कोई स्थान नहीं है, ये कहना है गौरव भाटिया का। बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं, और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में सिद्धार्थ यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ, और इसके साथ ही साथ सुलेमान मोहम्मद खान जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। स्वागत है सुलेमान जी आपका। हमारे साथ डीके दुबे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो जुड़े हुए हैं। दरअसल सिद्धार्थ यादव थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर आपके साथ इस पूरे मुद्दे की शुरुआत करना चाहें और ये समझना चाहें कि इस चिट्ठी के दरअसल मायने क्या है। से समझने की कोशिश की है, और ये अब तक हम लोग जो समझने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पहली बार हमने सुना कि माई वे और ये जो है कि माई वे और द हाईवे। तो ये माईवे और हाईवे का जो ये फार्मूला है, लोगों की समझ में ये बात अब सामने में आने लगी है। अगर किसी भी जजमेंट को आप निचली अदालत से लेके और सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंट को आप इस तरह के देखते हैं कि अगर किसी के एक ग्रुप के या एक पॉलिटिकल पार्टी के फैसले में अगर पक्ष में आता है, तो वो कहा जाता है कि जैसे आपको सामने में उदाहरण अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जो चंडीगढ़ में मेयर को बहाली करने की बात थी, तो आम आदमी पार्टी सहित कई जो कांग्रेस के पार्टी ने एकदम कहा था कि ये अदालत जो है वो एक भगवान का रूप है, और वो एक तरह से फैसला इस तरह से दे के लोगों के सामने में अपनी साख और अपनी विश्वसनीयता जो है उसको बरकरार रखती है। लेकिन इसी तरह के फैसला में अगर किसी पक्ष को आप देखिए कि पॉलिटिकल ऐसे लोगों एजेंडे में अगर वो फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है, तो सीधा सीधा उसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाते हैं। तो ये माईवे और हाईवे का जो सीधा है वो इस दौर में कुछ ज्यादा हो गया है। इस दौर में इसलिए ज्यादा हो गया है कि करप्शन के खिलाफ में जब एजेंसियों की कार्रवाई को आप देख रहे हैं कि जिस तेजी से बढ़ी है, और उसको लेके अलग अलग पार्टियों में अलग अलग तरह के रिएक्शंस हैं। अभी आपने जो अभी पहली रिपोर्ट दिखा रहे थे रॉज एवेन्यू का मामला में आप दिखा रहे थे, कल तक हम सारे चैनल पे देख रहे थे कि केजरीवाल कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं, और ये सारे मीडिया हेडलाइन के साथ चला रहे थे कि कल जो है कोर्ट में केजरीवाल बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, बहुत बड़ा एक जो है इसमें पूरे मामले पे एक पर्दाफाश करेंगे। और हुआ क्या, अल्टीमेटली वो आरोप लगा के निकले थे कि ईडी का पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये कार्रवाई है, और एक तरह से एक चीज सीएम को यहाँ हिरासत में लेके उन्होंने आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की है। तो ये इतना बड़ा खुलासा अगर इसको हम मान लें, तो फिर ईडी के जो अपनी कार्रवाई है उसको लेके, कार्रवाई को लेके अभी निचली अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अभी तक नेताओं को अभी जमानत नहीं दिया है, तो कम से कम उनको इतना धैर्य होना चाहिए कि कोर्ट के फैसले को पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो नहीं कहा जा सकता, कि कोर्ट कम से कम तथ्यों के आधार पर कोई बात अपनी कोई राय रखती है। निखिल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर
उनसे इस पर तर्क लेना चाहें या समझना चाहें कि जो बात अभी बार बार उठाई गई है कि अगर राहत मिल गया तो बहुत अच्छा है और आप कोर्ट की तारीफ करें, लेकिन अगर नहीं मिला तो उसके फैसले पर प्रश्न चिन्ह उठा दे, सीधे सीधे ना उठाएं तो अपरोक्ष रूप से उठा दे। ये चलन कितना गलत है? देखिए, कोर्ट का जो फैसला होता है वो जुडिशियल फैसला होता है। किसी भी कोर्ट के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के जजमेंट को आप मेरिट्स पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि ये सही है या गलत। बिल्कुल आप उसकी आकलन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि ये मेरिट पे जजमेंट ठीक थी या गलत थी। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा, ना ही ये कोई गलत बात मानी जाएगी। हक में फैसला है, तारीफ करना ना हक में आए, ये बहुत ही जनरलाइज सी बातें हैं। कौन करता है, क्या करता है, इस पे मुझे कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी की नजर में कोर्ट का बहुत आदर है, सम्मान है। मैं समझता हूँ सारी लोगों का, पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का और डिफरेंट कोर्ट्स का बहुत सम्मान है। भाजपा के लोग को जरूर मैं ये हिदायत करूंगा कि 2 अभी कोर्ट के फैसले आए, बल्कि मैं कहूंगा 3 फैसले आए। जो आप अभी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव का जिक्र कर रहे थे, उसमें भाजपा एक्सपोज हुई कि किस तरह से प्रजातंत्र की हत्या करी उन्होंने। पहला मौका। दूसरा मौका, उससे पहले 2023 में एक सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर्स और ईसीआई के अपॉइंटमेंट्स को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके पैनल में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए जब तक कोई नया कानून नहीं आए। भाजपा ने क्या करा, कानून लाए और सीजीआई को आउट कर दिया। मतलब इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट, इलेक्शन कमिश्नर्स का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट सिर्फ हम करेंगे, हमारी वजह से होगा, हम जिसे चाहेंगे उसे करेंगे। अगर सीजीआई को हम रखेंगे तो हमारी बात नहीं चलेगी। इसका यही मतलब हुआ, क्योंकि सीजीआई को हम सब न्यूट्रल मानते हैं, तो वो कोई भी न्यूट्रल वॉइस नहीं चाहते थे। दूसरा फैसला, जहां सुप्रीम कोर्ट का आदर और सम्मान बीजेपी को करना चाहिए। तीसरा फैसला, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट आई। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट में भाजपा का करप्शन बिल्कुल जग जाहिर हो गया है, पूरी दुनिया में जाहिर हो गया है। सबसे बड़ा स्कैम का स्कैम है, और इसके हमने चार तरीके से इसमें हमने बताया है कि कैसे स्कैम है। वो हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। 4 तरीके थे, 4 मॉडस ऑपरेंडी आए थे। चंदा दो, धंधा लो। ठीक है, अभी आप उसके डिटेल पे अगर जाएंगे तो शायद बात और बहुत लंबी जाएगी। तो ठेका लो, रिश्वत दो, फर्जी कंपनी है। 4 तरीके थे, चंदा लो, धंधा दो, हफ्ता वसूली, ठेका लो, रिश्वत दो, फर्जी कंपनी। ये 4 तरीके से उगाई हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। आप जानकारी देना नहीं चाहते थे। एसबीआई आखिरी तक अड़ी रही कि हमें 30 जून तक टाइम चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तो 4 दिन में डेटा आ गया। ठीक है, दरअसल ये जो आपने सारे तर्क दिए वो ठीक है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आप अपनी बात करेंगे, लेकिन दरअसल मेरा सवाल ये था कि ये जो ट्रेंड हो चुका है कि पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से कोर्ट के फैसले की आलोचना करना या उसकी तारीफ करना, दरअसल मैं उसका पूछ रहा था। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। 2 बातें सिद्धार्थ यादव, जब आप अपने इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा सुलेमान साहब के, तो ये भी साथ साथ उसमें जोड़िएगा। जो एक बात इन्होंने कही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट को लेकर के, क्या इन्होंने बिल्कुल ठीक वैसा ही कहा जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? और दूसरा, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि जब अदालतें अपना फैसला सुनाती हैं तो उसका आकलन क्या पॉलिटिकल एजेंडे के आधार पर होना चाहिए? देखिए, अभी जो हमारे साथी कांग्रेस पार्टी से बात कर रहे थे, उन्होंने निश्चित वही बात कही जिसके खिलाफ ये सारे आज जो पत्र लिखा गया है, जो सारे वकील, हमारे देश के प्रतिष्ठित वकील जो कोर्ट में जिन्होंने सीजीआई तक ये बात रेस की है, अभी वो कोर्ट के केसेस की बात कर रहे थे। कोर्ट के केसेस में क्यों ऐसा है कि 4 उनको केसेस अभी याद आए, पर जो बेल नहीं मिल पा रही है वो याद नहीं आती। आज ही कांग्रेस पार्टी को हाई कोर्ट ने इनकम टैक्स वाले जो उनके अकाउंट्स पर लियान करने का एक फैसला था, उस पर फटकार लगाई है, उनके एप्लीकेशन को कैंसिल किया। वो चीज गलत हो जाती है, पर याद क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, ये याद आता है, और उसमें भी गलत बात बताते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन पर आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा था कि सीजीआई का इस व्यवस्था में रहना एक इंटरिम व्यवस्था है। उसके बाद सरकार, देश की पार्लियामेंट अपना कानून बनाए, एक परमानेंट व्यवस्था करे, और फिर वो परमानेंट व्यवस्था इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करेगी।
यह बात कांग्रेस पार्टी नहीं बताएगी, छुपा लेगी अंदर। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, तो यह भ्रष्टाचार उजागर हो गया, इसका ऐसा हो गया, ये हो गया। कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी के इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स को बताओ? उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स में ट्रांसपेरेंसी की बात को हम कहते हैं, इसको डेटा को आउट करना चाहिए। तभी तो पता लगा 1900 करोड़ आप लोग के पास कैसे आए। तभी तो पता चला कि टीएमसी एक राज्य में सरकार होने के बावजूद नंबर 2 की डोनर रिसिपिएंट कैसे है। तभी तो पता चला। तो आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, आपने किसको कहां किया, कौन सा धंधा दिया, क्या किया, वो बात भी सब सामने आई। इसीलिए मैं मानता हूं कोर्ट्स राजनीति से परे होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल का यह एक, मैं यूं कहूं, एक आरोपी का जो कि रिमांड में हैं, सामने प्रोसिक्यूशन झेल रहे हैं, उनका यह कहना कि मैं कोर्ट में जाकर खुलासा करूंगा, एक बहुत बड़ा खुलासा करना चाह रहा हूं। क्या हमने कोर्ट को भी राजनीतिक मंच बना दिया है? अब हम कोर्ट की सुनवाइयों से भी पॉलिटिकल मैसेजिंग करने की योजना करते हैं। हम कोर्ट्स में खड़े होकर के भी देश में अपने झूठ को फैलाने का काम करते हैं। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोर्ट जस्टिस के लिए है। अगर कोर्ट कहती है कि कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स के मामले में बिल्कुल गलत है, उन्होंने देश में टैक्स की चोरी करी और फिर झूठ फैलाया, तो वो भी कोर्ट का फैसला है, उसका भी सम्मान करिए। अगर आपको बेल नहीं दे रहे, एक 1.5 साल हो गया, देश की एपेक्स कोर्ट तक बेल नहीं दे रही, वो भी कोर्ट का फैसला है। और ऐसे अनेकानेक फैसले हैं। पर ये जो इनका एक पिक एंड चूज है, ये जो एक सिलेक्टिव इनका एक पॉलिसी है कि हम अपने वाले अच्छा गब और कड़वा थू, इस काम से कांग्रेस पार्टी को और इन विपक्षी दलों को दूर रहना। जी, डीके दुबे साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके दुबे जी, जब ये बातें कही जाती है कि ये जो सत्ता पक्ष है या सरकार है, ये उसकी मिली भगत है और फैसले की बात नहीं करते, जब आप उस पूरे उसकी आलोचना करते हैं तो कहीं ना कहीं उस फैसले की भी आलोचना करते हैं और फैसले के साथ साथ अदालतों की भी आलोचना हो जाती है। क्यों ये चिट्ठी लिखनी पड़ी? किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि अगर हम जो मेरिट्स हैं, मेरिट की कुछ चीजें निकालकर चर्चा करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, उतना कोर्ट भी कहता है कि लोगों का अधिकार है कि भाई हमारी मेरिट्स में, हमारे जजमेंट के जो ग्राउंड्स हैं, उस ग्राउंड्स में अगर आपको कुछ कमी लगती है तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आप पिछले कुछ वर्षों से ये बात देख रहे होंगे कि आर्टिकल 370 का केस लगा हुआ था और राम मंदिर का केस लगा था। ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा जी की अदालत में, उन्होंने अदालत में कहा कि मैं इसको डे टू डे हियरिंग के लिए लगा रहा हूं ताकि इसका जजमेंट जल्दी आ सके। अदालत से ये कहा गया कि नहीं साहब, ये जजमेंट अगर आप अभी कर देंगे तो फिर समस्या हो जाएगी और चुनाव सामने है। उसके बावजूद महाभियोग की कार्रवाई के लिए राज्यसभा में लोग गए और ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा कैसे प्रेशर में आए, इसके लिए उनको मालूम था कि राज्यसभा में नंबर नहीं है, लोकसभा में नंबर नहीं है, ये महाभियोग आ ही नहीं सकता। फिर भी दबाव कैसे बनाया जाता है, उसके लिए राज्यसभा में वो प्रस्ताव रखा गया। हालांकि राज्यसभा ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन मामला ये निकला कि आर्टिकल 370 और राम मंदिर का जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के टाइम पर नहीं हो पाया। यहां तक दबाव की प्रक्रिया चली कि ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ये जो एडवोकेट्स हैं, अभी मैं वकील साहब का नाम नहीं लूंगा, सुप्रीम कोर्ट में ये ईडी वाले मामले में जाकर वहां कह रहे हैं कि साहब, आज जो समय चल रहा है, इस समय पर अदालतों का जो रोल है, आगे भविष्य उसको बड़ी बुरी नजर से देखेगा। कोर्ट के सामने, कोर्ट के परिसर में जाकर कह रहे हैं। तो ये क्या करने की कोशिश हो रही? ये हो रहा है कि ऑनरेबल कोर्ट कोई डिसीजन दे, उसके लिए उसके खिलाफ एक पब्लिक परसेप्शन बना दिया जाए। वो खबरें सारी कोर्ट के जजेस के ऊपर पास भी जाती हैं और फिर जजेस उनके पक्ष में डिसीजन दे, जैसा परसेप्शन को अगर वो सुधारना चाहते हैं, पब्लिक परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। इसका नतीजा ये निकलता है कि जजेस, हालांकि मैं मानता हूं कि हमारे कोर्ट के जजेस किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आते और वो इस तरह की बातें अगर कोई करता भी है, जैसे आपको याद होगा मनीष तिवारी 370 की सुनवाई के दौरान चले गए और कहने लगे कि साहब नागालैंड और फलाना ढमाका, तो कोर्ट ने उस समय के स्पीकिंग ऑर्डर उनके खिलाफ तुरंत तत्काल, और उनको वहीं पर उनकी पिटीशन को सीज करते हुए उनको बाहर जाना पड़ा। तो कोर्ट प्रेशर में नहीं आता, लेकिन लेने की कोशिश करते हैं और कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। परिणाम ये निकलता है कि आम जनता के दिमाग में न्यायालय का जो परसेप्शन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है और आम जनता बोलना शुरू कर देती है। तो पहले आप क्रिटिसाइज करिए किसी को, उसका घोटाला खोजिए, फिर खोज कर जब उस पर कार्रवाई शुरू हो तो न्यायालय में उनका ही पक्ष रखिए। ये क्या है?
क्या वो मुकदमा अपने पास बुलाने का या मैटर निकालकर खुद उसका वकील अपॉइंट होने का कहीं प्रोसीजर तो नहीं चल रहा, कहीं ये बार्गेन करने का सिस्टम तो नहीं चल रहा। और अब अगर डिसीजन पक्ष में नहीं आए तो बाहर जाकर आप स्टेटमेंट दे दीजिए कि साहब न्यायालय ने ये ऐसा किया और न्यायालय की भूमिका भी ठीक नहीं है, और फिर तमाम तरह के सेमिनारों में स्टेटमेंट देना शुरू कर दीजिए, तमाम तरह के न्यूज़पेपर्स में कहना शुरू कर दीजिए। इससे न्यायालय की इंटीग्रिटी कहीं न कहीं प्रभावित होती है, न्यायालय का जो परसेप्शन है वो बिगड़ता है। इसलिए सीनियर एडवोकेट्स को ये कहना पड़ा कि आप ऐसा कोई उपाय निकालिए ताकि जो केस चल रहा है उस केस के विषय में कोई भी वकील जो एटलीस्ट कम से कम वकील उस केस में है वो पब्लिक में स्टेटमेंट ना दे जब तक डिसीजन ना हो जाए, उससे पहले ये इंटरव्यू का प्रोसेस खत्म हो जाए, उससे पहले ये पब्लिक भाषण खत्म हो जाए। ऐसा करने से न्याय प्रक्रिया को एटलीस्ट ताकत मिलेगी और मिलती ही है, और दूसरा पब्लिक जो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है और न्यायालय के प्रति जो पब्लिक का मन खराब हो जाता है वो ना हो। तो आपको लगता है डीके दुबे साहब की इन सोचे समझे हमलों से बचने के लिए क्या कोई कार्रवाई अदालत की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होनी चाहिए, कोई एक ऐसा इधर कोई नियमावली या कोई प्यूनिटिव एक्शन? नहीं, इससे पहले भी ऐसा होना चाहिए। इससे पहले भी तमाम केसेस में तमाम हाई कोर्ट कह चुके हैं, न्यूज को डाउन करवा चुके हैं, जो वीडियोस पड़े थे उनको डाउन करवा चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कई बार पब्लिक ट्रायल के लिए मना कर चुका है, लेकिन चूंकि कोई रेगुलेशन नहीं है और जो सबसे खास बात है, हम अदालत के व्यक्ति हैं तो मुझे लगता है कि मैं स्टेक होल्डर हूं, इसलिए मुझे कहने का अधिकार है, लेकिन अदालत के अंदर है। दूसरी बात यह है कि उसकी रीजनिंग पर है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होना शुरू हो जाता है, आपको याद होगा अभी अभिषेक मनु सिंघवी साहब ये ईडी के मामले में एक बार अदालत में प्रेजेंट हुए, फिर उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि भाई हम इलेक्शन कमीशन के पास जाकर मिले। एक एडवोकेट अदालत में भी प्रेजेंट करता है और फिर वो पब्लिक स्टेटमेंट भी देता है और फिर वो पॉलिटिक्स भी करता है, तो क्या ये न्याय प्रक्रिया के लिए अच्छा है? इसके लिए मुझे लगता है कि ऑनरेबल कोर्ट अगर इसको स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेता है तो कोई ना कोई पब्लिकेशन पर कोड पास करेगा, कोई रूल्स रेगुलेशन बनाने का चूंकि उनको अधिकार है, इसलिए अदालत के कंसर्न का अदालत को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर सकता है कि कौन सी बात कब आप कह सकते हैं, कब नहीं कह सकते, कौन कह सकता, कौन नहीं कर सकता, और उसकी लिमिट क्या है। जी 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 सुलेमान साहब, जब चंडीगढ़ में जी सुलेमान साहब, जब चंडीगढ़ में मेयर की बहाली को लेकर के अदालत सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो अदालत को आप लोग भगवान बताते हैं, लेकिन जब इसी तरह से हाईकोर्ट में याचिका खारिज हो जाती है तब यह कहा जाता है कि सरकार जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। भले ही अदालत का नाम न ले रहा हूं, जो उसमें पूरी जो प्रक्रिया है उसमें अदालत भी शामिल है। अगर किसी को भ्रष्टाचार के खिलाफ के कोई मामला है और अगर उसको जमानत नहीं मिल रही है तो वो जमानत अदालत से नहीं मिल रही है, उसमें बार बार ये कहना कि सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है और सरकार का ये पूरा सोचा समझा एक्शन है, दरअसल वो अदालत पर भी निशाना होता है। देखिए, ये तो बहुत मैं समझता हूँ गलत बात है, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अदालत पे कांग्रेस पार्टी कोई निशाना नहीं कर रही है, हम सिर्फ अपरोक्ष रूप से मैं वही वो आप खुद जो चाहें आप कहें, हम अपनी बात साफ कर देते हैं, हम नहीं कर रहे हैं ये। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जो सरकार की, भाजपा सरकार की अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई है, सब गैर कानूनी कार्रवाई विपक्ष के बतौर खास कांग्रेस पार्टी का या टैक्स का केस हो या विपक्ष के नेताओं पे हो तो वो करते हैं। अभी हमारे मित्र दुबे जी कह रहे थे कि दीपक मिश्रा जी को 370 और राम मंदिर वाला केस करने से रोका गया। सिर्फ इतना करेक्शन कर दूं कि 370 वाला जो अमेंडमेंट आया था वो अगस्त 2019 में आया था और उसके बाद चैलेंज हुआ था। दीपक मिश्रा साहब अक्टूबर 2018 में रिटायर हो गए थे, तो उनके रिटायरमेंट के बाद 370 हटा था, तो जरा सी गलती कर गया इसमें। हाँ, राम मंदिर का केस उनके सामने था जो बाद में तय हुआ, लेकिन 370 आप उससे निकाल लीजिए। दूसरी बात जो दुबे जी ने कही उसका जवाब देना चाहूंगा कि आप कोर्ट के अंदर वकील और बाहर के वकील, उसका जवाब मैं देता हूं। यही बात जो यहाँ पर कह रहे हैं उस चिट्ठी में अगर यही बात लिखी है जिसका आप आज डिस्कशन कर रहे हैं जी। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जजमेंट होने के बाद एसबीआई ने, स्टेट बैंक ने वक्त मांगा था और उस पर बहस हो रही थी और फिर एक एप्लीकेशन और लगी थी क्योंकि और डेटा आना था, क्योंकि एसबीआई बार बार डेटा छिपा रही थी, सरकार के दबाव में डेटा नहीं दे रहे थे, डर रहे थे कि हम नहीं देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड, क्योंकि 12,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 6,000 करोड़ तो बीजेपी को मिला है, सारा माल इन्हीं के पास है। और हमने बताया कि कैसे हफ्ता वसूली हुई है, कैसे चंदा दो धंधा लो हुआ है, स्कैम्स का स्कैम्स है।
तो ये सारी चीजें, और इसी तरह एजेंसियों का इस्तेमाल, छापा पड़ा, इलेक्टोरल बॉन्ड में ले लिया आपने, रिश्वत ले ली, फिरौती ले ली, और उसके बाद वो छापा खत्म, यही हुआ है। तो मैं ये बात इन्हें बता देना चाहूंगा, जब उसकी सुनवाई हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर तुषार मेहता ने ये बात चीफ जस्टिस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बात कही थी कि व्हाट हैज बीन प्लेइंग आउटसाइड, जो बातें बार बार हो रही हैं, और एक सीनियर एडवोकेट साहब जो अपेयर हो रहे थे उसमें, उनको निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा था, या उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि जो यहाँ होता है वो बाहर जो प्ले हो रहा है मीडिया गैलरी में, ही इज प्लेइंग टू द मीडिया और सोशल मीडिया में, उससे बड़ा खराब परसेप्शन जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए, इस पर कुछ आप लगाइए। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि हम इतने सक्षम हैं और इतना बर्दाश्त कर सकते हैं कि कोई कुछ कहे, वी आर नॉट अफेक्टेड बाय दैट। सुप्रीम कोर्ट के जज इतने कमजोर नहीं है हाई कोर्ट के कि कोई बाहर कुछ कहता है तो उसके आगे वो प्रभावित हो जाए। लेकिन उसके बावजूद चिट्ठी लिखने की जरूरत तो पड़ी ना, चिट्ठी लिखने की जरूरत तो पड़ी है ना, तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो सीजीआई ने क्लियर कर दिया। अभी चिट्ठी लिखते रहे, बेवकूफी की बातें करते रहे, कल को कुछ भी होता रहे। ठीक है, ठीक है। मैं डीके दुबे जी, आप इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, आप बता दें, उसके बाद फिर मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। जी डीके दुबे जी। मैं जो बात कर रहा हूं, वी द सिटीजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ फाइल हुआ था और उसमें 6 पिटीशनें थी। उन 6 पिटीशनों में पहले 3 जजेस की एक करके एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, एक एक करके। जी जी, मैं नहीं बता रहा हूँ कि अगस्त 2019 में, अरे भाई सुनोगे तब तो सुनिए, वही तो उसी का तो जवाब दे रहे हैं वो दरअसल। सुनिए सुलेमान साहब सुनिए जी। आप चेक कर लीजिए, वी द सिटीजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की पिटीशन थी 2014 में 370 के खिलाफ फाइल हुई थी और उसके साथ 5 सब्सिक्वेंट पिटीशनें फाइल हुई थी जिस पर 5 जजों की बेंच बन चुकी थी। सरकार का डिसीजन बाद में आया है, वो उस पर सुनवाई शुरू होने को थी। आपको याद होगा कि आर्टिकल उसको 370 पर चीफ जस्टिस लगातार सुनवाई करने के लिए हामी भर चुके थे। एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दिया और 5 जजों की बेंच बन चुकी थी। उसके बाद सरकार का डिसीजन आया। हम ये सोच रहे थे, क्योंकि मैं उसका काउंसिल था, इसलिए मुझे मालूम है कि हम ठीक है। मैं सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा। जी अलग हो गई ना, फिर दोनों बातें अलग हो गई। ठीक है, मैं सिद्धार्थ यादव जी के पास जाऊंगा। सिद्धार्थ यादव जी ये कह रहे हैं कि दरअसल जो तमाम एजेंसीज हैं उनका जो दुरुपयोग है और उनके दुरुपयोग का जो आरोप है उसमें कहीं भी अदालती कार्रवाई सीधे तौर पर शामिल नहीं होती और ये सीधा आरोप जो है वो सुलेमान साहब लगा रहे हैं, कांग्रेस लगा रही है बीजेपी के ऊपर। देखिए सुलेमान साहब बड़ी कन्वीनियंटली जो बातें मैंने उठाई थी उसका जवाब उन्होंने नहीं देना चाहा, पर उन्होंने इधर उधर की बात करने की कोशिश करी। मैं तो पूछना चाहता हूं कि अगर ईडी ने किसी पर भी कार्रवाई करी, किसी को भी गिरफ्तार किया, क्या उसको अपने घर में बैठा के रखा? कौन सा वो व्यक्ति है जिसको कोर्ट में पेश नहीं किया? कौन सा वो व्यक्ति है जिसको कस्टडी के लिए नहीं लेके गए? कौन से वो व्यक्ति हैं जिसकी रिमांड कोर्ट से नहीं मांगी? कोर्ट्स उनको बेल नहीं दे रही हैं, कोर्ट्स उनको 1-1 साल ऊपर तक जेल में रख रही हैं, 1.5 साल, 6 महीना। ये भ्रष्टाचारियों के साथ है और आज से नहीं है, ये बहुत समय से है। 97 में गए थे लालू जी, जेल देख करके आने पड़ी। देना चाहूंगा इनकी बात का। शिबू सोरेन भी गए थे, हेमंत सोरेन भी गए। ये बात अलग है कि नया फैशन आया आजकल की रिजाइन भी नहीं करेंगे, फर्स्ट मुख्यमंत्री जो जेल में जा रहे हैं ये टैग लेने का एक फैशन आया है। पर ये आपका कह देना कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हमारे देश के जजेस जो हैं, हमारे देश की जो कोर्ट्स हैं वो किसी के दबाव में नहीं आएंगी। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी एक सीनियर एडवोकेट जो आर्ग्यू कर रहे थे अभी अरविंद केजरीवाल का केस, बिफोर द ऑर्डर जो पीएमएलए कोर्ट अपना ऑर्डर लिखवाता उन्हें रिजर्व किया, उस दौरान में वो जाके इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में खड़े हो गए और उन्हें जाकर के बोला कि ये जो पूरा केस है ये चुनाव की दृष्टि से और ये पार्टी को दबाने के लिए है। क्या वो इलेक्शन कमीशन से कोर्ट पर दबाव बनवाना चाहते थे? वो चाहते थे कि पीएमएलए का कोर्ट की डिसीजन आने से पहले इलेक्शन कमीशन में इंटरवीन करे और सेपरेशन ऑफ पावर का रिस्पेक्ट ना करते हुए वो चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन और दूसरे पर मत बोलिए। कभी इस बात पर भी पूछना चाहिए। मैं इनका जवाब देता हूं। सुलेमान साहब आपको बहुत वक्त दिया गया, दरअसल अब मैं इस चर्चा को समझना चाहूंगा। आप सुनेंगे तो जवाब दे पाएंगे ना? मैं चला जाऊं, नहीं चले क्यों जाए? आप तो सबसे ज्यादा अभी बोल रहे हैं, ऊपर आप सबसे ज्यादा सुलेमान साहब आप बोले हैं, तो ये मत कहिए कि आपको वक्त नहीं मिला। नहीं, चलिए आप बहुत जल्दी से 15 सेकंड में सुलेमान साहब 10-15 सेकंड में अगर आप कुछ कह सकते हो सुलेमान साहब, बस 1 to 1। जी मैं 2-3 बात ये कह रहा हूं कि इलेक्शन, क्या कोर्ट इलेक्शन कमीशन के नीचे काम करती है?
क्या बेवकूफी की बात यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, फिर क्यों गए थे आप इलेक्शन कमीशन? आप बेवकूफी की बात फिर उनका डिसीजन आने से पहले क्यों जाके खड़े हुए? चलिए मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। नहीं, इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी, इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी। विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, जो मेरा अपना सवाल था, सुलेमान साहब आप अपनी बात कह चुके हैं, सुलेमान साहब आप अपनी बात कह चुके हैं, मैं विनोद मिश्रा के पास जा रहा हूं। सुलेमान साहब ऐसे नहीं चलेगी चर्चा। देखिए आपको बहुत वक्त दिया गया, आपको बहुत वक्त दिया गया, आप पूरी तरह से अपनी बात कह चुके हैं। नहीं, सुनिए, मैं बिल्कुल 1 to 1 ऐसे नहीं चलेगा ना। मैं विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। विनोद मिश्रा जी, मैं इस चर्चा को अंत करना चाह रहा हूं और यह समझना चाह रहा हूं आपसे कि जब मैं ये कहता हूं कि किसी को बेल मिलने ना मिलने पर के बावजूद अगर उसकी आलोचना सरकार की जाती है और कहा जाता है कि सरकार बेल नहीं मिलने दे रही है और सरकार जो है एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें अदालतों को भी उस पर्व्यू में लिया जाता है। निखिल, बढ़िया सवाल है और मैं तो ये देख रहा हूँ तो दोनों प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी बातें बहुत शानदार तरीके रखी है और द्विवेदी जी ने तो इतना बढ़िया इस चीज़ों को समझाया कि शायद पब्लिक को भी ये समझने में आसानी होगी कि ये जिस तरह की चीज़ें को नैरेटिव्स के रूप में अगर आप देखिए कि आज ही आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में सारे अंग्रेजी अखबारों में ये खबर छपी थी कि अमेरिका ने कांग्रेस के जो बैंक पे अकाउंट फ्रीज होने पर उसकी चिंता जताई है। अब ये नैरेटिव्स कहाँ से आई है? ये इसलिए आई है जब सुलेमान साहब इस बात के जिक्र नहीं करते हैं कि हाईकोर्ट ने आज आपके फैसले में क्या कहा है, आपकी याचिका को रिजेक्ट किया है। उसने कहा है कि भाई ये इनकम टैक्स का ये पावर है कि आपके जो अलग अलग सोर्स से आए हुए इनकम है उसको आपको बताना पड़ेगा और आप इसको बता नहीं रहे। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कहा था कितने दिन के आप सोए हुए थे। तो जब इस तरह के आप परसेप्शन बनाते हैं तो और इसका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट लाते हैं तो ये देश की बदनामी होती है, कोर्ट की बदनामी होती है। ये बातें हमें समझने की जरूरत है। रही बात दूसरी की आज का नैरेटिव्स देखिए, आज जिस तरह से नेताओं पे कार्रवाई होती है और उसकी हेडलाइन बनती है, क्या आपने देखा कि अभी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कभी गुजरात में 9-9 घंटे ट्रायल किया था में उनको लाया गया था और उनसे SIT की पूछताछ हुई थी। आज के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको कितने दिन उन पे केस चले थे? क्या आपने देखा था कि इस तरह के न्यायपालिका पे सवाल उठे थे? तो ये आज के लिए आप कह सकते हैं कि ये मौजू है इस सवाल को उठाना कि आप जो इस बात के लिए बना रहते हैं कि माई वे और द हाईवे की बात करते हैं, उसमें कम से कम लोगों के भरोसा को कम से कम न्यायपालिका पे बिल्कुल, और इसके जरिए जो न्यायपालिका का भरोसा टूटता है विनोद जी, वो सवाल जो है वो हमारे सभी पैनलिस्ट ने उठाया, DK दुबे जी ने भी उठाया और ये निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जनता का भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी है और कम से कम इस तरह के फेक नैरेटिव्स के जरिए जनता का भरोसा ना तोड़ा जाए, ये बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूंगा सिद्धार्थ यादव जी का। सुलेमान जी चले गए शायद, उनका भी शुक्रिया। DK दुबे जी और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और बात करेंगे सीटों को लेकर के अपने अपने दावे, यानी कि जो पार्टीज के जो टिकट मिल रहे हैं उसको लेकर के अपने अपने दावे इस वक्त किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दौर के लिए नामांकन पूरा हो चुका है, लेकिन एक दल के 2-2 उम्मीदवार के नामांकन से नेताओं की परेशानी बढ़ी है। यह बात रामपुर की कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। सपा ने पहले मुरादाबाद सीट से सांसद ST हसन को उम्मीदवार बनाया, तो मुरादाबाद और रामपुर 2 सीटों पर बड़ा दिलचस्प नजारा दिखा, लेकिन एक दिन बाद रुचि वीरा ने भी नामांकन भर दिया। ST हसन के एक दिन के बाद रुचि वीरा ने नामांकन भर दिया। आजम खान रामपुर में अपनी पसंद के उम्मीदवार चाहते हैं और रामपुर से इमाम मोहिबुल्लाह ने पर्चा भरा है, लेकिन स्थानीय सपा कार्यकर्ता बायकॉट की बात कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अखिलेश यादव वहां से खुद चुनाव लड़ें, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, जबकि सपा प्रमुख चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। अखिलेश पर दबाव PDO को लेकर भी है, जिस पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की वो बात करते रहे हैं। उधर बिहार में कांग्रेस ने पप्पू यादव को पूर्णिया सीट देने का वादा किया था, लेकिन RJD ने पूर्णिया से अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि मैंने लालू यादव से भी पूर्णिया सीट के लिए बात की थी। उनका दावा है कि पूर्णिया से वे कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन टिकट बीमा भारती को दिया गया। कांग्रेस नेता कन्हैया बेगूसराय से टिकट चाहते थे, लेकिन गठबंधन में शामिल CPI ने एक तरफा फैसला लेकर अपने उम्मीदवार वहां से उतार दिए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी 8वीं लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों का ऐलान किया है।
लेकिन रायबरेली और अमेठी को लेकर कांग्रेस नेतृत्व खामोश है। गांधी परिवार से चुनाव लड़ने की संभावना पर विचार विमर्श जारी है और उसको लेकर के बात हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव ने महाराष्ट्र में 17 उम्मीदवारों के नामों की एक तरफा घोषणा कर दी, तो विरोध में एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस से हो रही है, लेकिन गठबंधन में एकता का दावा भी किया जा रहा है। तो इसको लेकर के किस तरह से घमासान मचा हुआ है आप समझ सकते हैं। पप्पू यादव इस पूरे विषय पर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। और शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत क्या कुछ कह रहे हैं, वो आइए वो भी सुन लेते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल मैं उनकी बात करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा। ये बात अगर नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी ने की है या पृथ्वीराज चौहान जी ने की है तो मैं बात करूँगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है। इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है। सीटिंग है हमारी माँ आघाड़ी में, इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट की अदला बदल हो जाती है। और आपको अभी एक ताजा खबर बताते हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी को अरविंद केजरीवाल की 1 अप्रैल तक की रिमांड मिल गई है। ये ताजा खबर आई है, अभी ब्रेकिंग न्यूज है और ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1 अप्रैल तक रिमांड बढ़ा दी है अरविंद केजरीवाल की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो बहस चली थी उसके बाद 1 अप्रैल तक कर दिया है। तो 4 दिन की और हिरासत बढ़ाई है अरविंद केजरीवाल की। विकास सारथी हमारे साथ इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। विकास, क्या कुछ कहा है अदालत ने? देखिए, कोर्ट ने अभी एक संक्षिप्त ऑर्डर, जो ऑपरेटिव पार्ट है वो बताया है कि 4 दिन की ईडी रिमांड और बढ़ा दी गई अरविंद केजरीवाल की। हालांकि ईडी ने 7 दिन की और हिरासत में पूछताछ की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने फिलहाल 4 दिन ही एक्सटेंड किया है कस्टडी को। और 1 अप्रैल को 11:30 बजे दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा। इससे पहले आप जानते हैं कि खुद केजरीवाल की तरफ से ये किसी भी तरह से इसको अपोज नहीं किया गया था कस्टडी को, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात की आशंका भी थी कि ईडी रिमांड मांगेगी और रिमांड दी भी जाएगी, क्योंकि पहले दिन ही ईडी ने कहा था कि 10 दिन कम से कम कस्टोडियल इंटरोगेशन उसको करनी है। आज का जो रिमांड एप्लीकेशन थी उसमें भी ईडी ने ये कहा कि जो उसने गोवा से कुछ लोगों को समन भेजा था पूछताछ के लिए, उनसे आमना सामना करवाना है अरविंद केजरीवाल का कुछ लोगों से पूछताछ में, तो इसीलिए और कस्टोडियल इंटरोगेशन करनी है। रिमांड एप्लीकेशन उन्होंने इसीलिए दायर की थी 7 दिन की, लेकिन फिलहाल 4 दिन की एक्सटेंशन ईडी कस्टडी और मिल गई है। जी, निश्चित तौर पर तो ये एक बड़ी खबर आई है। 4 दिन की एक्सटेंशन ईडी रिमांड अरविंद केजरीवाल के लिए मिली है ईडी को। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए विकास सारथी। और हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर, जो हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से टिकटों को लेकर घमासान है, जुड़े हुए हैं कुमार आलोक और विकास लखनऊ से। कुमार आलोक, सबसे पहले आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे ये जो कांग्रेस का घमासान न बिहार में शांत हो रहा है न महाराष्ट्र में शांत हो रहा है, किस तरह से पार्टी इसको डील कर रही है। और उससे बढ़कर एक सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर 14 लोगों की लिस्ट जारी की है उत्तर प्रदेश से, लेकिन रायबरेली और अमेठी का नाम गायब है वहां से। देखिए, अगर पूरे कांग्रेस की हम बात करें तो अगर हम बिहार से चलते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि स्थिति बहुत ही नाजुक है और लगभग 2009 वाली स्थिति वहाँ पैदा हो रही है राजद और कांग्रेस के बीच में। कांग्रेस को जहाँ पे 8 सीटें देना चाह रही है और सबसे जो उसमें ट्विस्ट आया है खासकर पप्पू यादव को लेकर के, जब पप्पू यादव पहले राजद सुप्रीमो से मिले और तेजस्वी से भी मिले और अपनी गारंटी लेनी चाहिए कि जो पूर्णिया सीट है उसको दिया जाए, और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने भी उनको एश्योरेंस दिया कि आपको हम पूर्णिया से हम लड़ाएंगे, आपको पूर्णिया से लड़ाएंगे और सीट एडजस्टमेंट में कांग्रेस को वो सीट जाएगी। लेकिन उसी बीच बीमा भारती को मैदान में उतार दिया, आरजेडी का सिंबल दे दिया आरजेडी ने। उसी समय से लगातार आपने अभी
पप्पू यादव की जो बाइट चलाई थी अभी आपने, किस तरीके से वो मजबूरी में रो रहे हैं एक तरह से कि मरूंगा चाहे जीऊंगा लेकिन मैं पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा, प्राण दे दूंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। जी, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। यही हाल कर्नाटक में है। वहां भी एक मंत्री जो कैबिनेट में मंत्री हैं और एक जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे, उन दोनों के बीच कोलार को लेकर के जंग छिड़ी हुई है। वही हाल अगर आप देखें महाराष्ट्र में भी जो स्थिति कभी तू कभी मैं वहां भी हो रहा है। कभी एनसीपी रूट जा रही है। उनके जो बड़े नेता थे संजय निरुपम, उनको तो साफ आपने देखा कि मैं कांग्रेस अगर इसी तरीके से गठबंधन करती रही तो एक दिन खत्म हो जाएगी और मैं 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं और 7 दिन के अंदर अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मैं कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हूं। तो हर राज्य में आप देखेंगे, पंजाब में उनके सांसद जो उनके दादाजी बेअंत सिंह मुख्यमंत्री रहे थे पंजाब के, उनके भी पुत्र ने पार्टी छोड़ दी, वहां पर बीजेपी पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस छोड़ दी और फिर बीजेपी में शामिल हुए। जी 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 निश्चित तौर पर विकास, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है वो बहुत दिलचस्प होती जा रही है और खासतौर पर जब रामपुर और मुरादाबाद की बात करें तो किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आजम खान ने अखिलेश यादव को धोबीपाट मार दिया, राजनीतिक धोबीपाट? जी बिल्कुल, आजम खान हमेशा हर चुनाव से पहले ताकत की आजमाइश करते हैं, दबाव बनाते हैं। हम देखते थे इससे पहले भी कि लगातार अखिलेश अपने आजम चाचा को मनाने के लिए कई बार प्रयास करते हैं और लगातार वो रूठ जाते हैं, बात बात पे रूठ जाते हैं। वही इस बार भी हुआ और वही देखने को मिला रामपुर सीट और मुरादाबाद सीट पे कि अंतिम दिन उन्होंने वहां पर अपने अलग प्रत्याशी का नामांकन कराया। रामपुर में तो 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल किए हैं और लोग इस बात पे हैरान है कि अब पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। तमाम सारे ऐसे निर्णय हैं चुनाव के अंतिम दिन तक जो है चरण के, जब समाजवादी पार्टी डिसाइड नहीं कर पाती है। वहीं अभी भी जो खबर आ रही है सुनने में कि मेरठ में भी समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल देगी वहां पर और संभवतः आज शाम तक कोई नया प्रत्याशी दे दे। तो जब राजनीति में आप चुनाव में जाते हैं और अंतिम समय पे आप अंतिम दिन तक अपने प्रत्याशी चेंज करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं प्रत्याशी और उस प्रत्याशी के जो समर्थक रहते हैं, जो कार्यकर्ता रहते हैं, उनमें मैसेज जाता है, उनमें उत्साह की कमी आती है। चुनाव तो कार्यकर्ताओं के द्वारा ही लड़ा जाता है, किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं। वही हाल निखिल जो अभी आप जिस खबर पे बात कर रहे थे कि रायबरेली अमेठी का जिक्र कर रहे थे, वहां पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने वहां कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। माना जाता है इससे विकास कहीं ना कहीं जो मैसेज है वोटर्स में, विकास जो मैसेज है वोटर्स में वो भी बड़ा गलत जाता है। जो आपके पार्टी के वोटर्स होते हैं वो भी कुछ असमंजस की स्थिति में रहते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया विकास आपका और कुमार आलोक आपका इस तमाम चर्चा के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अयोध्या धाम इस चुनाव में सबसे ज्यादा अहम एक तरीके से मुद्दा बनकर उभरी है। राम मंदिर बनने के बाद